कौन थे क्या हो गए, मैसेज लिखा है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे। अभी चलते चलते यहां तक आ गए। अभी आप बता रहे थे कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 10 सालों के बाद हम अपने उत्तराखंड में ही अल्पमत वाले लोग हो जाएंगे, हमारे बच्चे अल्पमत वाले हो जाएंगे। हमारे पिछली जब परिसीमन हुआ था तो हमारे कितने विधायक कम हो गए पहाड़ से, 6 विधायक कम हो गए। अब जो अगला होना है उसमें भी 6-7 और कम हो जाएंगे, बल्कि उसमें और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो धीरे धीरे बल्कि बहुत तेजी से हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो रहा है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितना नीचे से ऊपर को माइग्रेशन होगा उससे कहीं गुना ज्यादा ऊपर से नीचे को माइग्रेशन हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ये डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। तो इसको चेक करने के लिए, इसको रोकने के लिए माध्यम क्या है, हम क्या दे के जाएंगे अपने बच्चों को, ये हमें चिंतन करना चाहिए। मैं अपने नाती पोतों को क्या दे के जाऊंगा, मैं तो कल को रानी बाग पहुंच जाऊंगा, लेकिन क्या दे के जा रहा हूं मैं अपने बच्चों को, मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। सवाल तो ये है, मेरा लो तो दूसरा आदमी नहीं दे सकता अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों को जो दे के जाएंगे दूसरा नहीं दे सकता। तो अपने बच्चों को एक ऐसी चीज दे के जाइए जो लॉन्ग लाइफ उनके काम आए, उनके नाती पोतों के पड़पोतों के काम आए। आज गुलाब सिंह जी ने, अकेले आदमी गुलाब सिंह, अभी प्रीतम सिंह जी बोल रहे थे, उनके पिताश्री गुलाब सिंह जी की वो देन है। उन्होंने अपने यहाँ के नौटियालों को, नेगी और असवालों को समझाया, विष्णु को समझाया, अपने नाम के आगे नेगी विष्णु असवाल रावत जी लिखना बंद कर दो। ये पंत पांडे तिवारी जोशी तो तुम लिख रहे हो, इसको बंद करो, ये तुम्हारे पैर में बेड़िया है, इसको लिखना बंद करो। ये गुलाब सिंह जी ने समझाया। भूटियाओं को आपको शायद मालूम है नहीं, भूटियाओं को आरक्षण जो दिलाया वो एक आदमी ने दिलाया। मालूम है आपको कौन था वो आदमी? एक सिंगल आदमी गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कि साहब हम तो सन 62 की लड़ाई में लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम तो, हमारा व्यापार था कि एक सीजन में हम देते थे, अगले सीजन में जाके वसूली करते थे, पीछे वाला वसूल के आगे को दे दिया। हमारे जो तिब्बत में गोदाम थे माल के भरे हुए, वो सब चले गए, हम तो बर्बाद हो गए, किसी काम के नहीं रहे, हमको कुछ करो। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो व्यवस्था करवाई। कौन थे वो जानते हैं आप लोग? जोशीमठ की बाला सिंह पाल। 116 साल की अवस्था में उनकी डेथ हुई है, और उनके 6 बेटों में से 5 बेटे IAS और IPS अफसर हैं। सिर्फ एक लड़का, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है गोपेश्वर से, प्रताप पाल, उसको उन्होंने जबरदस्ती रोका। प्रताप पाल से कहा उन्होंने कि बेटा तू नहीं जाएगा, तेरे बच्चों को ये IAS IPS ये बनाएंगे, तेरे 5 भाई बनाएंगे, तू मेरी सेवा कर, मेरी भेड़ बकरियों को देख। माणा में उनकी जायदाद, जोशीमठ में उनकी जायदाद, गोपेश्वर में उनकी जायदाद, छिनका में नंदप्रयाग के उस पार छिनका में उनकी जायदाद। तब वो केवल एक प्रताप पाल वहां रुका, बाकी सब उनके पास बेटे, कोई IAS है, कोई IPS। वो आदमी गया जो प्रिय पुत्री इंदिरा चिट्ठी लिखता था इंदिरा गांधी को, प्रिय पुत्री, उसने दिलाया भोटिया जनजाति को आरक्षण। तो मेरा मतलब ये है आप लोगों से कहने का कि ये हमारे पास मौका है, हम इसको समझें। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो बहुत पर्याप्त है, आप पढ़िएगा, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट हैं। तो अब जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल, आप देखिए, हमको केवल दो चरण में काम करना है। पहली चीज है कि हमको शेड्यूल 5 का अध्ययन करना है। शेड्यूल 5 क्या है, उसके लाभ क्या है, ये पहला चरण है। दूसरा चरण और इससे ज्यादा गंभीर है, वो है कि हम क्यों और कैसे डिजर्व करते हैं, उसका जो हिस्टोरियल बैकग्राउंड है। अरुण भाई ने कह तो दिया कि मुझे नहीं जानना चाहिए, लेकिन जानना पड़ेगा, इसको जाने बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप कैसे साबित करेंगे कि आप उनके एंसेस्टर्स हैं? आप कैसे साबित करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जब आप जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे पूछेगी आप डिजर्व कैसे करते हैं। आई बात सुने, तो आपको पन्नालाल को पढ़ना पड़ेगा, आपको एल डी जोशी को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1918 में एक मुकदमा आया, पौड़ी में मुकदमा आया। एक थे जोगा सिंह जी की 2 पत्नियां थी। तो जो छोटी वाली पत्नी थी वो ढांटी थी। ढांटी तो आप समझते होंगे, ढांटी शब्द कोई नहीं समझता है। ढांटी का मतलब होता है जो एक पति को, ब्याहता पति को छोड़ करके दूसरे घर आ गई है। दैट को ढांटी हमारे यहाँ लोग कस्टम में उसको ढांटी कहा जाता है। प्लीज। तो उस ढांटी महिला ने अपने भांजे को अपने हिस्से की जमीन में से कुछ खेत दे दी। तो जो बड़ी पत्नी थी ब्याहता, वो कोर्ट में, उसका बेटा कोर्ट में चले। आप लोग में है बिना चीज, आप में
बोले जब आपके मतलब की बात है, जो ब्याहता पत्नी थी उसका बेटा अदालत में चले गया कि इस महिला का मेरे पिताजी की जायदाद में कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि ये इसका विवाह जो है मेरे पिता के साथ इसका वैध विवाह नहीं है। जब विवाह ही वैध नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी का हकदारी कैसे होगी? तो पौड़ी की अदालत ने उस लड़के के हक में फैसला दे दिया, ठीक हो गया। वो महिला अपील करने चली गई, उसने अपील कर दिया हाईकोर्ट में, अपील गई तो अपील ने जब हियरिंग हुई तो उसने भी जिला अदालत की फैसले को बरकरार रखा। उस महिला ने कहा ये तो अन्याय हो गया, हमारे यहाँ तो परंपरा है, ढांडी औरत को जायदाद में हक मिलता है। अपने वकील को समझाया, उसने कहा कैसे मिलता है? उसने कहा हमारे यहाँ गढ़वाल में हमारे यहाँ रिवाज है, उनका समाज से मान्यता प्राप्त है, उनका बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। उसने अध्ययन किया तो उसको मिल गई एल डी जोशी की किताब, और ये इस मुकदमे का फाइनल हुआ है 1925 में। 1925 में इस मुकदमे का फैसला हुआ। तो उसने जब उसकी रिवीजन एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट में, उसने पन्नालाल जी और एल डी जोशी की किताब रखी, उनका ये लो, ये पढ़ो, खास फैमिली लॉ आप पढ़िए। तो अदालत ने जब देखा कि हाँ भाई ये लॉ तो मान्य है समाज के द्वारा, जब समाज में मान्य है तो मैं इसमें बहस की गुंजाइश कहाँ है? तो वो जो बोली आप वो जीत गया, फाइनली वो मुकदमा उसके हक में गया। तो हमारे यहाँ अब आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम कौन थे? अगर आप खसों के इतिहास में जाएंगे, प्रोफेसर राउत इसमें बहुत बढ़िया बोलते हैं, अजय राव साहब, उन्होंने हल्द्वानी में बहुत लंबा इस पर वक्तव्य दिया था हमारे सम्मेलन में, जब हम लोग वहाँ बैठे थे नवंबर में। तो मेरा मतलब यह है कहने का कि हमको इन चीजों पर पीछे जाना पड़ेगा। इसमें हमारा कोई जो हमारा जो आज की ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ऐसा राजपूत, ऐसा विभाजन उस वक्त नहीं था। सब एक कैटेगरी में थे, सब एक थे। ये उस वक्त का डिसिप्लिन था हमारे समाज का, मान्य था। तो धीरे धीरे इसमें जब हम बहिरागतों के संपर्क में आए, जब यहाँ चंद्रवंशी के राजा लोग आए झूसे से, जब गढ़वाल में कनकपाल का राजा आया, वो भी तो घर जमाई थे गढ़वाल में। दिक्कत ये हुई कि कुमाऊं के राजा, अंतिम राजा ने अपना घर जमाई बनाया, तो गढ़वाल के राजा ने भी अपना घर जमाई बनाया। दोनों घर कुमार वंश कहां से आया? माउंट अबू से आया, राजस्थान से। वो यहाँ का राजा बना गढ़वाल का। ये आज कौन है? माननीय साहब और ये लोग कौन है? ये वही तो है। उससे पहले क्या था? उससे पहले तो हम ही थे। तो सवाल ये है कि हमको अपनी जड़ों की तरफ जाना चाहिए, जड़ों को खोजना चाहिए कि हम कौन है। ये वही धरती है जो हमारे पौराणिक रूप से जो ये कहा जाता है कि भगीरथ जो है अपने पूर्वजों को उनको उद्धार के लिए गंगा को निकाल लाए धरती पर। तो आप सब भगीरथ क्यों नहीं बनते भाई? आप सबको भगीरथ बनना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनको तारने के लिए, पितरों को तारने के लिए। भगीरथ प्रयत्न आज भी मुहावरा है। तो हमको तो बच्चों अपने भविष्य की पीढ़ी को तारने के लिए प्रयत्न आज करना चाहिए है? तो हम भी अमर हो जाएंगे भाई। हमारे नाती बोलेंगे हमारे बबू ने संघर्ष किया था, तो वो हमको करना चाहिए, हमको स्टडी करना चाहिए। ये सब चीजें हमारी समाज में हम आज जो फॉलो कर रहे हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की परंपरा के हम वाहक हैं। उन्हीं की जड़ जमीन जायदाद को हम खा रहे हैं। उनका जो पुरुषार्थ उन्होंने खेत बनाने में किया, जो गुण गधेरे निकाले उन्होंने। मेरे बुबू ने हमारे गांव में 1.5 किलोमीटर की गुड़ निकाली गधेरे से, जो सदाबहार, जिसमें 12 महीने पानी रहता था, और वही चक में ले गए। मैंने अपने बचपन में उस चक को आबाद देखा। मेरे बुबू ने वो खेत बनाए, और वो खेत मैंने अपने बचपन में आबाद देखे। मडुआ, गहत और तिल बोते थे। मैंने अपने अम्मा को, अपनी को देखा। मैं गया हूँ वहां, हमने वहां बरसात में जानवर भी बांधे हैं। भौणी जैसे भौणी समझते हैं आप? भौणी का मतलब होता है पशुधन को लेकर के अपने खेतों में, जो दूरस्थ खेत है वहां चले जाते बरसात में। तो बरसात भर वो वहीं जानवर वहीं पलेंगे, वहीं चलेंगे, वहीं पानी पिएंगे, वहीं रहेंगे। मैं रहा हूँ खरक में। मैं गवर्नमेंट जॉब में चले गया था 1968 में शादी के बाद। तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने से पहले मैंने 4 महीने मैंने उस खरक में रहा हूं। मैं अपने गांव के ऊपर बांस के जंगल के नजदीक मैं रहा हूं अपने जानवरों के साथ में। तो हमने तो परंपरा देखी है, हम तो उसके बाहर हैं। मैं अभी किसी को बता रहा था, हमने अगेला
अकेला होता था वो डांसी पत्थर से आग जलाने वाला, वो मैंने चलाया है भाई अपने बचपन में। आधुनिक ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया से जाने कितनी संस्कृतियों का मटिया मेट कर दिया। एक मैंने एक कहानी पढ़ी, सच है झूठ मैं नहीं जानता। अमेरिका के कुछ सभ्य लोग, प्रोफेसर लोग, रिसर्च स्कॉलर्स लोग यूनिवर्सिटी के, वो एक आदिवासी गांव में जाकर के वहां से एक आदिवासी को पकड़ लाए कि भाई चलो हम तुमको दिखाते हैं कि सभ्य दुनिया कैसे रहती है। वो बूढ़ा जब वहां शहर में आया तो उसने वो जब गगनचुंबी अट्टालिकाएं देखी तो उसने कहा आप इसको सभ्य दुनिया कहते हैं? मैं क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? बोलेगा इसमें चिड़िया कहाँ है? जिस दुनिया में चिड़िया नहीं है वो कोई सभ्य जगह है? मैं नहीं रहता इस सभ्य जगह में, तुम्हारी सभ्य जगह तुमको मुबारक, जहाँ का रहने वाला मुझे वापस आएगा। तो ये है, हम लोग प्रकृति पर आधारित जीवन जीते रहे हैं, हमारा सब कुछ था, तो हम लोग वही हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए। हम लोग भारत सरकार से हम अपना वक्तव्य रखेंगे कि हम ये है, हमारी आइडेंटिटी ये है जिसको तुम लोगों ने हमसे छीन लिया। बस, धन्यवाद, शुक्रिया।